प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पाठ गिल्लू। आज हम पढ़ेंगे उस पाठ का दूसरा भाग। तो बच्चों, चलिए कक्षा में चलते हैं। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा आप जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी जाति के बारे में, किसी प्राणी की जाति के बारे में, जबकि व्यक्तिवाचक मतलब उस प्राणी का एक नाम। ठीक है, तो हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दिया, अर्थात जातिवाचक मतलब गिलहरी थी, उसका नाम रख दिया गिल्लू। और इस प्रकार हमने उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे और लोग क्या करने लगे, गिल्लू कहकर उसको बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। फूल रखने की हल्की डलिया मतलब एक बास्केट में उन्होंने क्या किया, रुई बिछाकर, रुई मतलब कॉटन को बिछा दिया उस बेड की तरह और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। उसको खिड़की पर हैंग कर दिया उस बास्केट को और उसमें रुई कॉटन बिछा दिया था। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। जो बास्केट था उसी में 2 वर्ष लगातार 2 इयर्स वो गिल्लू का घर था, उसी पर वो बैठता था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता, वो बास्केट को हिलाता था, उस पर झूलता था और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। कांच के मनके मतलब कांच के गोली की तरह जो उसकी आंखें थी, उससे वो देखता था, कमरे के अंदर देखता था और खिड़की से क्या करता था, बाहर भी देखता रहता था और कुछ न कुछ सोचता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेकिन उसके समझदारी मतलब वो जो बहुत समझदार था और उसके कार्यकलाप, उसके काम करने के ढंग से लोगों को आश्चर्य होता था। लोग सरप्राइज हो जाते थे, लोगों को लगता था कि ये कितना बुद्धिमान है। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जब महादेवी वर्मा लेखिका लिखने के लिए बैठती थी तो वह चाहता था कि वो लिखना कम करे और उसको ज़्यादा महत्व दे, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखे। उसका ध्यान नहीं रखती थी ना, तो वो सोचता था कि मेरे तरफ वह ध्यान दे। इसके लिए वो क्या करता था, उसकी तीव्र इच्छा होती थी और वह क्या करता था, एक अच्छा उपाय उसने खोज निकाला। उसने एक अच्छा सा आइडिया निकाला, क्या कि वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, उनके पैर तक आता था जिससे वो उसको देखें। और उसके बाद पर्दे पर जो कर्टन होता था उसे सर से चढ़ जाता था, तेजी से चढ़ता था, फिर उसी तेजी से उतरता था, फिर तेजी से चढ़ करके उसी तेजी से नीचे भी आ जाता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। वह लगातार यह क्रिया करता, पैरों तक आता, फिर पर्दे पर चढ़ता, फिर नीचे उतरता। यह लगातार करता रहता, कब तक करता, जब तक वह उसको पकड़ करके उठाती नहीं थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। वो परेशान होकर के गिल्लू को पकड़ती थी और एक बंद लिफाफे में इस प्रकार रख देती, एक लंबे लिफाफे में, एक इन्वेलप में, ठीक है, रख करके उसके 2 पंजे, अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त आगे का 2 पंजा मतलब 2 पैर का हिस्सा और सिर का जो सिर होता है, हेड, वो सारा बाहर होता था। उसके अतिरिक्त, उसके अलावा सारा लघुगात, छोटा सा उसका शरीर, पूरा शरीर लिफाफे के अंदर भीतर रहता था। लिफाफे के अंदर उसका पूरा शरीर रहता था। ठीक है, इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। इस स्थिति में भी वह चुपचाप बैठा रहता था और घंटों तक बैठ करके दीवार के सहारे खड़ा रह करके वो 2 पैरों पर वह अपनी चमकीली आंखों से, छोटी छोटी आंखों से वह यह कार्यकलाप देखता रहता था। यह जो कार्य होता था, जो उनका लिखने का कार्य होता था, वह देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। भूख लग जाने पर उसे भूख लगती थी तो चिक चिक करके, चिक 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 आवाज़ करके वह उनको सूचना देता था, उनको इंफॉर्मेशन देता था कि मैं भूख लगी है। ऐसा करके
उसके बाद उसको काजू या बिस्कुट मिल जाता था खाने के लिए, तो वह उसी स्थिति में लिफाफे में अगले 2 पैरों से ही पकड़ करके काजू या बिस्कुट को कुतरता था, मतलब खाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। अब क्या हुआ, गिल्लू जो था उसके जीवन का प्रथम बसंत आया। पहली बार वो बसंत आया, बसंत ऋतु आई, मतलब यही जो सीजन चल रहा है यही सीजन उसके जीवन में आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। जो नीम होती है, नीम ट्री, उसके फूल आते हैं, और चमेली एक फूल होता है, जैस्मिन, उसका गंध, उसके जो ऑर्डर था वो मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। उस लेखिका के कमरे में धीरे धीरे वह खुशबू आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। बाहर जो गिलहरियां रहती थी वह खिड़की के पास आकर के उसको चिक चिक करके आवाज़ देती थी गिल्लू को, और उसको कुछ न कुछ कहती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू बाहर की गिलहरियों को देखता था और उन्हें अपना मानता था, लेकिन उसे ऐसा देख करके लेखिका को लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है, इसको आज़ाद कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। उन्होंने क्या किया, जो जाली लगी होती है, ठीक है, खिड़की में, उसको क्या किया, कीले निकाल कर, मतलब उसमें से जो नेल थे उसको निकाल दिया और एक कोना खोल दिया, खिड़की का एक कोना खोल दिया, ओपन कर दिया। और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली, और इस तरीके से खिड़की से वह बाहर जाने लगा और उससे सचमुच में ही मुक्ति की सांस मिली, मतलब आज़ादी का अनुभव हुआ। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। उनके घर में, महादेव वर्मा घर में कुत्ते बिल्लियां ढेर सारे जानवर रहते थे, तो इतने छोटे से जीव को, ठीक है, बचाना कुत्ते बिल्लियों से बहुत ही मुश्किल का काम था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नृत्य का क्रम हो गया। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। उनके रूम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे, इसलिए उनका रूम क्या होता था, वो जब बाहर जाती थी तो उनका रूम ब्लॉक होता था, बंद होता था। तो वो जब कॉलेज से आती थी तो जैसे ही वो कमरा खोलती थी, जैसे ही वो पैर रखती थी कमरे के अंदर, गिल्लू बाहर से जाली से आकर के उनके सिर पर दौड़ता था, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक घूमने लगता था उनके शरीर पर। तब से यह नृत्य का क्रम बन गया। वो लगातार रोज यही करता था। जब भी वो कॉलेज से वापस आती थी वह खिड़की से अंदर आता था और उनके ऊपर दौड़ने लगता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। कमरे से बाहर जाने पर, लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू जो था वो खिड़की की खुली जाली से बाहर चला जाता था। वह जो गिल्लू था वो खिड़की से बाहर की ओर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और दिन भर क्या करता था, गिलहरियों का जो झुंड होता था उनमें उनका नेता, उनका लीडर बन करके हर डाल पर उछलता रहता था, उछलता कूदता रहता। मतलब वो हर डाल पे क्या करता था, इधर उधर घूमता रहता था, ठीक है। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता और 4 बजते ही वह क्या करता था, खिड़की से अंदर आता था और अपने बास्केट में बैठ करके, अपने झूले में बैठ करके झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। उनको सरप्राइज करने की जो उसकी इच्छा थी उसके दिमाग में पता नहीं कैसे आ गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी क्या करता था, फूलदान मतलब वेश के फूलों में, उनके फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे के चुन्नट में, कभी पर्दे के, ठीक है, चुन्नट में मतलब उसके जहाँ पर्दे जुड़े हुए होते हैं उन्हीं के बीच में छुप जाता था, पर्दों में, कभी सोनजूही की पत्तियों में, कभी सोनजूही के जो का पौधा था उनकी पत्तियों में, उनके हरियाली में जाकर के छुप जाता था। इस तरीके से वो उनको सरप्राइज करता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं,
उनके पास बहुत से पशु पक्षी थे और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। उनका लगाव है, जो उनका प्रेम है, हर पशु पक्षी से है, परंतु उनमें से किसी को मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेकिन लेखिका को ऐसा कोई पशु पक्षी नहीं था लेखिका के पास जो उनके खाने में, जो उनके भोजन में भी हाथ लगा सके, उनके थाली के पास बैठकर खा सके। ऐसा कोई पक्षी उनके पास स्मरण नहीं था, ऐसा पशु पक्षी कोई भी उनके याददाश्त में नहीं है, मतलब ऐसा कोई पशु पक्षी था ही नहीं। गिल्लू इनमें अपवाद था। जो गिल्लू था वो अपवाद था। अपवाद मतलब एक्सेप्शन, मतलब उनसे अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, जैसे ही वो खाने के लिए डाइनिंग टेबल पहुंचती थी, वह खिड़की से निकलकर आंगन के दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। वो खिड़की में से निकल करके आंगन की दीवार से पार करते हुए, बरामदा को क्रॉस करते हुए मेज पर पहुंच जाता। वो डाइनिंग टेबल पर आ जाता था और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता और चाहता था कि उसकी थाली में ही खाए। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। ठीक है, तो वो पहले थाली में ही बैठ जाना चाहता, प्लेट में ही बैठना चाहता था, लेकिन बड़ी कठिनाई, बहुत ही मुश्किल से उन्होंने थाली के पास उसे बैठना सिखाया और वह उनके पास बैठ करके थाली में से एक एक चावल उठा करके बड़ी सफाई से खाता रहता। बहुत ही अच्छी तरीके से वह एक एक चावल लेकर के वहाँ पर उनके थाली में से खाता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। काजू उसका क्या था? प्रिय खाद्य, मतलब उसका भोजन था, मुख्य भोजन था। सबसे उसको अच्छा लगता था, सबसे पसंदीदा काजू ही था उसको। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। काजू को कई दिन न मिले उसको, काजू तो दूसरी चीज़ों को खाना बंद कर देता था या तो झूले के नीचे फेंक देता था, नहीं खाता था, झूले के नीचे उनको फेंक देता था। इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका की मोटर दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया और उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा कुछ दिन। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। उन दिनों वह घर पे नहीं थी, अस्पताल में थी, तो कोई दूसरा उसकी देखभाल करता था। गिल्लू की देखभाल दूसरा कोई करता था। तो दरवाजा खोल करके खुले जाने पर देखता था तो गिल्लू दूसरा कोई आने पर उसके पास न जाकर के तेजी से फिर से घोंसले में जाकर के बैठ जाता था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। ठीक है, उसको रोज काजू दिया जाता था, लेकिन अस्पताल से आकर के देखा लेखिका ने कि उसका जो फेवरेट फूड था काजू, वह भी यह पता चला कि उसका प्रिय खाद्य जो था काजू, वह भी उसको कम खा रहा था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर वह अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। जब वो बीमार पड़ती तो उनके तकिए के पास, उनके पिलो के पास, सिरहाने मतलब सिर के पास बैठ करके वो अपने नन्हे नन्हे पंजों से, अपने नन्हे नन्हे हाथों से क्या करता था? सिर और बाल को हौले हौले सहलाता, मतलब धीरे धीरे सहलाता था, मतलब दबाता था, और उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। वो ऐसा सेवा करता था कि अगर वो हट जाए तो लगता था एक उसकी परिचारिका, मतलब एक नौकरानी उसकी हट गई, उसका वो इस तरीके से काम करता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। गर्मी में जब वह दोपहर में घर में काम करती रहती थी तो गिल्लू खिड़की के बाहर नहीं जाता था और न ही वह झूले में बैठता था, झूले में भी नहीं बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के लिए, वह उनके पास रहने के लिए, गर्मी से बचने के लिए और गर्मी से भी बचने के लिए एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला। उसने एक नया आइडिया निकाला, बिल्कुल नया आइडिया निकाला कि वह मेरे पास रखी सुराही पे लेट जाता। उनके पास एक पिचर मतलब सुराही, घड़ा होता था, मटके होता था, तो उसी पे लेट जाता था, उसी बेड सो जाता था और इस प्रकार वह उनके समीप भी रहता, उनके पास भी रहता था और उसके ठंडक और वह मटके के ठंडक पे भी रहता था। जो मटका होता है गर्मी में बहुत ठंडा होता है, उसमें पानी भरा होता है, तो वह उस मटके पर ही सोता था जिससे उसको ठंडक लगती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि
2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरी जो होता है उसका जो जीवन काल होता है वह 2 वर्ष से अधिक नहीं होता, 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। एक दिन ऐसा आया 2 वर्ष के बाद जो गिलहरी का जीवन खत्म हो गया और वह जीवन यात्रा का अंत आ गया। वह उसके अंतिम समय आ गए। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। दिन भर उसने कुछ खाया भी नहीं और उस दिन मृत्यु के दिन न वो बाहर ही गया। रात में अंत की यात्रा में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। रात में जब उसकी मृत्यु आई तो उस यात्रा में, उस पीड़ा में भी वह झूले से उतरा, झूले से निकल करके मेरे बिस्तर पर आया। वो उनके बेड पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। उसने उनके हाथों को पकड़ लिया, छोटे छोटे अपने पंजों से, ठीक है, उंगलियों से पकड़ लिया और लेखिका के उंगली से चिपक गया। लेखिका के उंगलियों से वह अपने हाथ को चिपका लिया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। बचपन में जब लेखिका को मिला था, जैसे उस समय उसने पकड़े थे हाथ, आज फिर उसने मरने के समय उनके हाथों को पकड़ लिया, उंगलियों को पकड़ लिया, लेखिका की उंगलियों को पकड़ लिया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया। उसके पंजे जो थे वो बहुत ही ठंडे पड़ रहे थे, बहुत ही, उसके हाथ जो थे बहुत ही ठंडे हो गए थे। तो मैंने जाकर हीटर जलाया। लेखिका ने रात में उठ करके हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया और उसे गर्मी, उष्णता माने गर्मी होता है, गर्मी देने का प्रयास किया कि वो उसके जो ठंडा हाथ है वो गर्म हो जाए। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेकिन प्रभात मतलब सुबह, सुबह की पहली किरण मतलब सुबह की प्रथम रोशनी, प्रकाश के साथ, स्पर्श के साथ, मतलब प्रथम रोशनी के आने के तुरंत बाद वह किसी और जीवन में, दूसरे जीवन में जागने के लिए, दूसरे जीवन में उत्पन्न होने के लिए सो गया, अर्थात वह मर गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है। जो गिल्लू था, उसका जो बास्केट था, जो टोकरी थी जिसमें वो सोता था, उसका झूला जो था उसको उतार कर रख दिया गया है। उसे उतार करके अब नीचे रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। जो खिड़की थी जिसमें से वो बाहर जाता था, अब उसको बंद कर दिया गया है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है। लेकिन क्या होता है, जाली के उस पार अभी भी बाहर की गिलहरियां चिक चिक की आवाज करती रहती हैं और सोन जूही के पौधे पर बसंत आता ही रहता है। हर साल सोन जूही के पेड़ पर बसंत की कलियां खिलती रहती हैं। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाज दी गई है। सोन जूही के पेड़ के नीचे जहां पर वो पहली बार मिला था, ठीक है, तो गिल्लू को समाज दी गई है। गिल्लू को वहां पर दफनाया गया है, वहां पर बरीड किया गया है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए वहां पर दफनाया गया कि वह जो पेड़ था वो सबसे अधिक उसको प्रिय था, वह जो क्रीपर थी उसको सबसे ज्यादा प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लौगात का किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूलों में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। इसलिए वहां पर उसको दफनाया गया कि लगता है कि वह लघुगात, वह छोटा सा प्राणी किसी वासंती दिन, किसी वसंत के दिन जूही के पिताब मतलब होता है पीले रंग वाले छोटे फूल के रूप में खिल जाने का। लगता है कि वह सोन जूही के फूल के रूप में कभी न कभी ऊपर आकर खिलेगा और जब खिल जाएगा तो मुझे संतोष देगा। इसलिए उसने उस सोन जूही के पेड़ के नीचे उसको, उसके मृत शरीर को, मरे हुए शरीर को वहां पर दबा दिया गया था कि वह सोन जूही के फूल के रूप में ऊपर आएगा। ऐसा देखने पर मुझे संतोष देता है, वो मुझे खुशी देता है। ऐसा सोच करके गिल्लू को वहां पर दफनाया गया था। तो बच्चों, यह थी गिल्लू की जीवन यात्रा, लेखक के साथ उसके संबंध। कितना प्यारा जीव था वह। सचमुच में यह पाठ बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को भी ये पाठ अच्छा लगा होगा बच्चों। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।